वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ 9। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इक़्तिदार के आखिरी दिनों में इत्तेहादी हुकूमत ने कानून साजी में कमाल फुर्तियों का मुजाहरा किया है। जुमेरात को पार्लिमानी तारीख में रिकॉर्ड तेज तरीन कानून साजी की गई, जिसमें बिना कोरम के महज 15 अरकान ने सिर्फ 1 घंटे में 29 बिल मंजूर किए। 29 में से 24 नई यूनिवर्सिटीज़ के क़याम से मुतल्लिक थे और इन 24 में भी 18 ऐसे बिल्स थे जो उसी रोज़ पेश हुए, कायमा कमेटीज़ को नहीं भेजे गए और बिना पढ़े ही मंजूर कर लिए गए। आखिर इतनी फुर्तियों की वजह क्या थी? कानून साजी की इस बहार में बुध के रोज़ इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2023 मंजूर हुआ, जिसकी बहरहाल शिकवार मंजूरी दी गई। तहम इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल में शिक 230 में तरमीम के मामले में सियासी मुबसरीन और PTI की जानिब से खदशे का इजहार किया जा रहा है कि ऐसा करने से आइंदा निगरान सेटअप के लिए अपनी मुद्दत को तवील करने का एक रास्ता दिया जा रहा है। ताहम हुकूमत इस तासुर को रद्द कर रही है और उसका कहना है कि शिक 230 के सब सेक्शन 1 और 2 के तहत निगरान सेटअप बायलैटरल मल्टीलैटरल मुआहदों को नहीं छेड़ सकती और ना इन पर फैसला कर सकती है। अलबत्ता जारी मंसूबों पर बातचीत करने का इख्तियार रखती है। लेकिन यहाँ जारी मंसूबों की आड़ लेकर निगरान हुकूमत क्या क्या कर सकेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इन कवानीन का मुस्तकबिल के सियासी हालात पर क्या असर पड़ेगा, अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से आज ये डिस्कस करेंगे। इरशाद आरिफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ ब्रिगेडियर हारिस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ इरशाद आरिफ साहब आपसे करती हूँ। इलेक्शन एक्ट सेक्शन 230 इनकी जो सब सेक्शंस में तरमीम की गई है, आप क्या समझते हैं कि निगरान गवर्नमेंट को, निगरान सेटअप को ये जो इख्तियारात मज़ीद देने की जो बात हो रही है, उनके इख्तियारात जो है वो तब्दील करने की जो बात हो रही है, इसके पीछे मोटिव्स आपको इरशाद साहब क्या नज़र आते हैं? देखिए, दाल में काला तो बिल्कुल पहले दिन से नज़र आ रहा है और यही वजह है कि ख़ुद इत्तेहादी हुकूमत के कुछ लोगों ने, पीपल्स पार्टी ने, JUI ने और लोगों ने इस पर एतराज़ किया और उसकी एक वजह और भी है, जिससे मालूम होता है कि कोई गड़बड़ थी कि ये जो कमेटी बनी थी इंतखाबी इस्लाहात की, उसने उन अरकान से भी चीज़ें छुपाई जो उस कमेटी का हिस्सा थे। कामरान मुर्तज़ा साहब इसके बारे में रिकॉर्ड पे आ चुके हैं और लोग रिकॉर्ड पे आ चुके हैं कि उनसे छुपा कर कुछ शिकें जो थी हमारे ना हम इजलासों में पेश हुई, ना उस पर डिस्कशन हुई, ना किसी ने मंजूरी दी और जब वो दस्तखत कराए जा रहे थे तो पता चला कि उसमें एक वर्कआउट डाल दिया गया है और उसमें 230 में तरमीम भी कर दी गई है। तो उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कोई बदनीयती का उनसर है, क्योंकि एक चीज़ होती है अपोजिशन से छुपाना, मुखालिफिन से, एक इत्तेहादियों से, एक कमेटी के अरकान से छुपाने का मतलब ये है कि कोई ना कोई आप गड़बड़ करना चाहते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि एक आइन में निगरान हुकूमत का जो दायरा कार है, दायरा इख्तियार है, तय हो चुका है। आप सादा कानून साजी के से उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? और तीसरा ये है कि इस निगरान हुकूमत के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ चुके हैं कि वो अपने दायरा इख्तियार से सरे मुँह इनहराफ नहीं कर सकती, उसका ये दायरा कार है, इससे आगे हम नहीं जाएंगे। आप आइन की भी वायलेशन कर रहे हैं, जो कानून है उसकी भी वायलेशन कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उसकी भी वायलेशन कर रहे हैं और जो तस्वुर है निगरान हुकूमत का वो तो यही है कि वो महदूद अरसे के लिए सिर्फ आम इंतखाबात में फैसिलिटेशन का किरदार अदा करे। आम इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने कराने, उसने नहीं कराने। उसने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से इंतखाबात की शफाफियत पर, गैर जानेबदारी पर किसी किस्म का हर्फ आए या इश्यू उठाया जा सके। तो आप आड़ ले रहे हैं IMF की, IMF के साथ आपका मुआहदा हो गया, उस पर अमल दरामद आपने करना है। अब ये कहना है कि जी उस पर अमल दरामद में कोई रुकावट ना आए, ये काबिल फहम बात नहीं है जब सारी चीज़ों पर हो चुके हैं। और IMF वाले भी कोई अहमक लोग नहीं हैं कि वो उस दौरान कोई मुतालबा नहीं रखेंगे जब उनको पता होगा कि ये हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं है, ये हुकूमत बाख्तियार नहीं है और जो मुआहदा चल रहा है उसी पर। एक बात। दूसरा, इसमें जो मशकूक मामला है वो ये है कि ये जो आपने नया एक पंडोरा बॉक्स खोला हुआ है
मुख्तलिफ ममालिक के साथ आप नजकारी करना चाहते हैं, आप अपनी ज़मीनें, अपने एयरपोर्ट्स, अपने बहुत सारे असासे जो हैं वो लीज़ पर देना चाहते हैं। तो लगता यूँ है कि इस निगरान हुकूमत के हवाले से वो फैसले कराए जाएंगे, ये हुकूमत जो खुद नहीं करना चाहती लेकिन फ़ायदा यही उठाना चाहती है। तो मेरा ख्याल है कि ये मामला मशकूक है, और अगर ये मामला अदालत में गया तब भी ये रिजेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद अगर ना भी गया तो इलेक्शन की शफाफियत इससे मजरूह होगी। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ। इरशाद आरिफ साहब कह रहे हैं दाल में कुछ काला है। दाल में कुछ काला है, पूरी दाल काली है सर? देखें मारिया, बात यह है कि वी मस्ट नो कि इस वक्त मुल्क में आई फील, पहले तो ये बात है बिल्कुल कानून के मुताबिक होना चाहिए, आइन के मुताबिक इलेक्शन होने चाहिए और टाइम पर इलेक्शन हो, और वो भी बिल्कुल फेयर ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। सेकंड कि जो भी प्राइम मिनिस्टर बनता है वो, और ये बिल्कुल वो होने चाहिए, नॉन कंट्रोवर्शियल, इम्पार्शियल लोग होने चाहिए, ये तो कोई डाउट नहीं है। मेरा अपना अंदाज़ा ये भी, आई हैव नो नॉलेज के व्हाट इज कंस्पायरिंग बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज, कि इस वक्त मुल्क के इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जो हालात हैं दे नॉट गुड। तो हो सकता है कि ये सोच हो कि जिस तरह सिम्स है और उसके बाद अब लिम्स बना दी, 2 ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बनाए हैं, एक एग्रीकल्चर का, एक इन्वेस्टमेंट का, 1 मिलियन ऑपरेशन कर रहे हैं, आर्मी को इन्वॉल्व किए, क्योंकि बाहर के लोग के कंडीशन आई थिंक रखते हैं कि जी वी वांट आर्मी की इन्वॉल्वमेंट, ताकि हमें एक क्रेडिबिलिटी हमारे सामने और हम ये कर सकें। सेकंड, हो सकता है 3-4 महीने के अंदर और ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट आए, बजाय कि वो रुक जाए और वो इन्वेस्टमेंट किसी और मुल्क खींच के ले जाए, क्योंकि इंडिया भी हर वक्त लुकआउट पर रहता है, दूसरे मालिक रहते हैं। तो कहीं 3-4 महीने में ये भी ना हो, उसके बाद आपको एक इंस्टॉलमेंट और आनी है जो इसी निगरान हुकूमत के सेटअप में आएगी, मे बी दैट इज़ द रीज़न। तो इन सारी चीज़ों को सोच के ये उन्होंने किया होगा, ये पोलिटिकल पार्टी खुद कर रही हैं। सेकेंड, ऑब्वियस ही बात यह है कि देखें, पीपल्स पार्टी वांट इलेक्शन ऑन राइट टाइम, बल्कि दे वांट इन 60 डेज। पीएमएलएन की तैयारी नहीं है, इसलिए कि उनके आपके सामने आज भी उनके लीडर जो हैं, जो उनके बड़े कायद हैं, वो यूरोप के टूर पे निकल गए हैं, सऊदी अरब और दुबई से होके, बजाय के पाकिस्तान का रुख करें और आके मुल्क की शादी में हिस्सा लें। पाकिस्तान में गर्मी बहुत है, वो सितंबर के बाद आएंगे, जरा मौसम कूल डाउन हो जाए ना सितंबर के बाद, तो शायद उसके बाद आ जाए। हालात भी ठीक हो जाएंगे, काजी फायदा साहब भी 17 सितंबर को आ जाएंगे। दैट इज द टाइम दे माइट नीड मोर टाइम। उनको इलेक्शन कैंपेन में कम से कम 2-3 महीने चाहिए। आएंगे, पार्टी को रीऑर्गेनाइज करेंगे, कुछ स्लोगन बनाएंगे, मैनिफेस्टो बनाएंगे, अपनी कारकर्दगी बताएंगे क्या की, बिकॉज दे हैव टू टेक आउट समथिंग एक्स्ट्रा आउट ऑफ देयर पॉकेट टू कन्विंस पीपल ऑफ पाकिस्तान के जी देखिए हमने ये कर दिया, हमने दूध की नहरें बचाई और हमें भी डिजर्व टू हैव अ वोट। ये वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से, और कहीं सेंसस की इशू हो सकता है कि डिजिटाइजेशन ऑफ सेंसस अभी कंप्लीट नहीं है, डिलिमिटेशन नहीं है, हल्कावर्नियां नहीं की हैं, वो भी हो सकते हैं। तो बजाय कि अगर खुदा ना खास्ता बिल्कुल इकोनॉमी से तो आपने बात की, बिल्कुल इकोनॉमी का ही जवाब बना के कहा जा रहा है कि चेंजेस की जा रही हैं ताकि एक तसलसल रहे, और लाइक यू सेड वेरी राइटली कि जीसीसी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि वहाँ से जो है वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही है सारी। बट क्या ये कंटिंजेंसी भी है कि कहीं ये भी खौफ खतरा है कि इलेक्शन जो है वो 90 दिन में भी नहीं होंगे, और ये अपने लिए एक कंटिंजेंसी प्लानिंग है कि अगर नहीं होते तो इट शुड बी आर मैन एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, और हम कंट्रोल में रहें और हमारे पास चीज़ें जो हैं वो हमारे उसमें रहें सारी चीज़ें? Again, that is one of the reasons that they are floating the idea of having a politician at caretaker prime minister. जबकि आपको बड़ा क्लियर है कि he has to be impartial, non-controversial and और वो बिल्कुल इलेक्शन साफ शफाफ होते हुए नजर आने चाहिए। तो अगर आपकी पार्टी की जिस तरह एक आपके पॉलिटिकल एक सिटिंग मिनिस्टर का नाम लिया जा रहा था, आप बताएं वो आएंगे तो क्या ये आपको इसका दुनिया को क्या आप इंप्रेशन दे रहे हैं आप दुनिया में? क्योंकि देखें पाकिस्तान एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है, वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वी आर ऑन अ वेरी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हम इकोनॉमिक तरक्की भी करना चाह रहे हैं बहुत स्पीडी गोवादा को कंप्लीट करके। सो दे आर वॉचिंग अस कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। अगर आपको केयर टेकर मिनिस्टर ही अगर आपका पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है तो देयर सर्टेन इंटेंशन नज़र आ जाती है कि शायद इसकी वजह से शायद कोई ना कोई प्रॉब्लम हो और वो इलेक्शन हो जो पाकिस्तान के अवाम और दुनिया चाहती है, ऑब्जर्वर भी आएंगे।
सो जिसकी वजह से वो इन एप्रीहेंशन ये कर रहे हैं, तो ये पोलिटिकल पार्टीज बैठ के आपस में डिसाइड कर रही हैं। बट बेसिकली आई फील कि यहाँ पर के जो आपका प्राइम मिनिस्टर भी हो, नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। और बहुत है पाकिस्तान के अंदर, आपके रिटायर्ड जजेस हैं, आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, आप जिसको मर्जी लगा सकते हैं, अच्छे लोगों को लगाएं। लेकिन साथ ही साथ ये जो इस स्पीड पे किया जा रहा है, ये आई थिंक देश को रियलाइज करनी है। और फिर इस पार्लियामेंट की क्रेडिबिलिटी वो नहीं है जो आम हालात में होती है, जब एक फुल मैंडेट की पार्टी नेशनल असेंबली में आती है, जहाँ पर आपकी पॉलिटिकल एक गवर्नमेंट होती है, एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन होती है, देन यू प्ले अ पार्ट। तो वो मेरे ख्याल में वो भी लैकिंग है। तो ये चीज़ों को PMLN अपनी रेपुटेशन खुद खराब कर रही है। दे शुड बी वेरी माइंडफुल, तो उनको परवाह नहीं है। राइट, इरशाद वारिस साहब की तरफ चलती हूँ। इरशाद साहब, इलेक्शंस टाइम पे होते नज़र आ रहे हैं आपको? मतलब मैं 60 और 90 दिन की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि इसके बाद आपको आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं जो ये चहमगोइयाँ हैं कि जी मार्च अप्रैल तक हो सकते हैं। और उसी वजह से कहा जा रहा है, ये तरमीम भी जो है वो की जा रही है कि अगर इलेक्शन डिले होता है और किए जाते हैं तो हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो सेफ गार्ड रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि इलेक्शन वक्त पे ही होंगे और यही हालात का तकाजा भी है। और ये जो आपका IMF का पैकेज है, स्टैंड बाय प्रोग्राम है, वो भी इसी तरह ही दिया गया है कि जी एक किस्त आपको मिल गई है, एक किस्त अगली हुकूमत को मिलेगी इलेक्शन के आखिर में, और एक फिर नई मुंतखब हुकूमत को होगी। 3 किस्तों में इसीलिए बांटा गया है। बज़ाहिर तो नहीं लगता कि मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, JUI या मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद में से कोई ये गलती करेगा कि इलेक्शन वक्त पर ना हो। हाँ, अगर कोई हिडन एजेंडा है किसी का, किसी एक पार्टी का या एक पार्टी के अंदर एक ग्रुप का, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग के अंदर एक ग्रुप ऐसा मौजूद है जो ये चाहता है कि जी इलेक्शन अगर मार्च में अप्रैल में चले जाएं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन ओवरऑल मेरा ख्याल है तमाम सियासी जमातों की और हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल भी बड़ी जमातों की यही ख्वाहिश नज़र आती है कि इलेक्शन वक्त पर हो जाएं, क्योंकि एक दफ़ा अगर ये रस्म पड़ गई तो उसके बाद फिर आइंदा हर दफ़ा ऐसा होगा। और जाहिर बात है कि हर दफ़ा हालात ऐसे नहीं होंगे जिसका फ़ायदा हुक्मरान इत्तेहाद को या हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों को हो। तो ये नुकसान भी हो सकता है और जमहूरियत डिरेल भी हो सकती है। तो मेरा अपना ख्याल यही है कि ये इलेक्शन हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नवंबर में हो जाएंगे। इससे आगे इलेक्शन मुझे जाते नज़र नहीं आ रहे। लेकिन बाज़ लोग इन तरामीम से खौफज़दा हो गए हैं जिस किस्म की तरामीम की गई हैं, और जितनी जल्दी कुछ कानून साजी कल और आज हुई है उससे लोग मशकूक हैं। लेकिन ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि इलेक्शन हो जाएंगे अक्टूबर या नवंबर में। अगर इलेक्शन इससे ज़्यादा अल्तवा का शिकार होते हैं तो मैं बिल्कुल इस हवाले से क्लियर हूँ कि उसके फिर बेनिफिशरी उन इलेक्शंस की मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद नहीं होगा, कोई और होगा, और वो भी उसी तरह ही नुकसान में रहेंगे, उसी तरह ही खसारे में रहेंगे जिस तरह ये अपने मुखालिफिन को देख रहे हैं। अच्छा, 2 पॉलिटिकल लीडर्स जिनका ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा असर और रसूख है इलेक्शंस पर, एक का चेयरमैन PTI हैं और ऑफ कोर्स दूसरे जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब हैं। ब्रिगेडियर साहब, नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से तो अभी हम जो है वो बात कर ली हमने कि मौसम ज़रा बेहतर होगा, कुछ तब्दीलियाँ आएंगी, तो उसके बाद जो है वो आते नज़र आ रहे हैं। आपको खान साहब का जो है वो क्या फ्यूचर क्या जो है वो लग रहा है? क्या आपको लगता है कि वो इस इलेक्शन में मौजूद होंगे या आपको लगता है इलेक्शन प्रोसेस से वो बाहर होंगे? देखें डॉक्टर मारिया, इसमें हमें ये देखना है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो कितनी एक्शनेबल एविडेंस प्रोड्यूस करती है चेयरमैन PTI के खिलाफ। अभी तक जो उनको जो बेल मिल जाती है, सब क्रिटिसाइज करते हैं कि जी वो उनको सहूलतकारी दी जा रही है, अदालतों के थ्रू अदालतें कर रही हैं। बात ये कि आप अपना भी देखें कि क्या आप अपना काम, अपनी जो आप इंक्वायरी करते हैं, आप प्रोसिक्यूशन की एविडेंस लेते हैं, क्या वो आप पूरा काम करते हैं? कोर्ट्स ये देखते हैं कि उसमें कितने झोल हैं, कितनी उसमें डाउट है, कितनी उसमें चीज़ें कुछ रह गई जिसकी वजह से वो कोर्ट उनको बेल दे देती है। सो आपको बजाय क्रिटिसाइज करें कि जी वो आप अदालतों के बाद बात करें, आप ये देखें कि आप कितना सॉलिड विद प्रॉपर प्रोसिक्यूशन एविडेंस के साथ आप केस को तैयार करते हैं और वो कोर्ट में जाता है और चलता है, और उसके बाद
चाहे वो फुल स्पीड पे चले, प्रोसिक्यूशन अपना काम करेगी, डिफेंस अपना काम करेगी, और उसके बाद कोर्ट का है कि क्या फैसला करते हैं। ये एक बात है, लेकिन ये अपरेंटली जो नज़र आता है वो यही नज़र आता है कि जिस तरह से केसेस हैं, जो केसेस चल रहे हैं, 3-4 केस जो इम्पोर्टेंट है, उनमें कहीं ना कहीं लगता यही कि इनको शायद कन्विक्शन हो तो जाहिर है ये बी डिस्क्वालीफाइड। लेकिन इसमें यह भी देखना है कि इससे क्या पीटीआई को और ज़्यादा फायदा होता है या इसमें पीएमएलएन को नुकसान है। बिकॉज आपका विक्टिम कार्ड जो होता है ना, वो जरूर कहीं ना कहीं इस्तेमाल होता है। वो सारा ब्लेम इस गवर्नमेंट के ऊपर आएगा जी कि देखिए इन्होंने जाने से पहले इनको सजा दे दी, इलेक्शन से आउट कर दिया, और लोगों की हमदर्दियां हो सकता है चेंज हो। तो ये दिस अ वेरी डेलिकेट थिंग, दे मस्ट अंडरस्टैंड कि इसको कैसे करना है। या वो चाहते ये हैं कि लंबा प्रोसेस हो और ये निगरान हुकूमत के सर पे जाके पड़े जी कि उनके वक्त में सजाएं हुई हैं, हमारे वक्त में सजाएं नहीं हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कॉम्बिनेशन आप करते हैं, इसमें आप रियलाइज करते हैं कि काफ़ी ट्रिकी सिस्टम है। लेकिन मेरे ख्याल में 3-4 केसेस जो है उनमें लगता यही है कि कहीं ना कहीं अगर प्रॉपर प्रोसिक्यूशन होती है तो इनको सजा भी हो सकती है, और सजा तो ऑब्वियसली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगले 5 साल के लिए, व्हाटएवर द टाइम। लेकिन पार्टी खत्म नहीं होती है। देखें, पीपल्स पार्टी को भी देख लें, पीएमएलएन को भी देख लें, सब पार्टी रीइमर्ज होती हैं, और यही सिस्टम है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, इसमें थोड़ा सा ज़रा मैं ज़रा डिसएग्री ये करूँगी कि अगर उनकी टॉप टियर लीडरशिप जो है वो जिला वतन थी, सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल में थी, या जो भी था, कम से कम ये था कि पार्टी चलाने के लिए कोई सेकंड टियर जो है वो मौजूद थी। इस वक्त अगर तहरीक इंसाफ का आप देखें, जो कि हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि टू गिव अ लाइफ लाइन टू पीटीआई, कुछ ना कुछ जो है वो चेयरमैन पीटीआई को कुछ फैसले इस तरह के लेने होंगे जो सिर्फ अपनी ज़ात से मुंसलिक ना, उनको आगे देखना होगा पार्टी के बारे में। तो क्या आपको लगता है कि उस तरह सरवाइव कर पाएगी पीटीआई? देखें, मेरे ख्याल में एक आपकी ईगो और एक सेल्फ इंटरेस्ट, पार्टी लीडर को इन चीज़ों से अबव ऑल होकर सोचना चाहिए कि आप पार्टी इंटरेस्ट भी देखें। अगर आप राइट टाइम डिसीजन ले लेते कि जी ठीक है जी, मेरे पास केसेस हैं, आई एम फाइटिंग दिस आउट, मैंने पहले अपने नॉमिनी किया हुआ है शाहमद कुरैशी को, ही टेक्स ऑफ द चार्ज, एंड पार्टी को लेके आगे ऑर्गेनाइज करें और उसके बाद इलेक्शन की तैयारी करें, जो वो नहीं कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी, ये एक अपनी बहुत बड़ी वो नुक्स अपना नुकसान उठा रहे हैं। ही इज नॉट रियलाइजिंग। अगर यही वो फिर ये भी कह देते जी कि जो कुछ हुआ, आई एज ए लीडर ओन ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद मेरे जो लोगों को पकड़ा हुआ है वो उनको छोड़ दें, आई टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या होना, यही सजा मिलनी है। तो आप कम से कम आपकी पार्टी तो फॉल होती, आप इलेक्शन में जा तो सकते। ये मैं मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मुज़म्मिल साहब, बात हो रही है दो बड़े पॉलिटिकल जो पर्सनालिटीज़ हैं उनके फ्यूचर की, जिसमें चेयरमैन पीटीआई हैं और नवाज शरीफ साहब हैं। पहले जो अभी ब्रिगेडियर साहब बात कर रहे थे कि पार्टीज़ को कुछ नहीं होता, क्या आपको लगता है कि पीटीआई पे भी यही फॉर्मूला अप्लाई होता है जो माजी में मुस्लिम लीग पर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर होता रहा? लेकिन मुझे जहाँ तक नज़र आता है मोडस ऑपरेंडी वहाँ पे बहुत मुख्तलिफ था। वहाँ पे कोई ना कोई लीड करने के लिए तैयार था और मैंडेट देने के लिए टॉप लीडरशिप भी तैयार थी। क्या आपको लगता है पीटीआई का सर्वाइवल है, या आपको लगता है कि पीटीआई आईपीपी और किसी और में जो है वो डिवाइड हो जाएगी? देखिए, इमरान खान साहब की सियासत को अगर देखा जाए तो फिर तो हम ये कहेंगे कि वो तबाह कर देंगे लेकिन किसी को देंगे नहीं, क्योंकि इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए कि आप अपना अख्तियार, अपनी ताकत किसी को दे दें। आप देखें, उन्होंने डमी चीफ मिनिस्टर्स इसीलिए लगाए कि वो पावरफुल चीफ मिनिस्टर्स के साथ काम नहीं करना चाहते थे। वो अलीम खान के साथ काम नहीं करना चाहते थे तो बुज़दार लगाया है, वो परवेज खट्टक के साथ काम नहीं करना चाहते थे तो महमूद खान लगाया उन्होंने। तो वो कोशिश करते हैं, हमने जो देखा है कि वो कमजोर लोगों की टीम के साथ, ताकि उनकी अपनी ताकत बरकरार रहे। लेकिन अब क्या आगे वो किसी कमजोर आदमी को पार्टी देंगे तो चलाने के लिए, या कोई ताकतवर को देंगे कि वो पार्टी चला ले? मैं टाइम, अगर मैं माजी को सामने रख के बात करूं तो मुझे नहीं लगता वो किसी को देंगे। उनकी चॉइस मुराद सईद हो सकता है पर शाह महमूद नहीं हो सकता, उनकी चॉइस आप समझें कि, तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई अब तक जैसे पिछले 15 माह, देखें जो उन्होंने फैसले किए हैं 2013 से या 11 से
22 तक वो फैसले तो उनके लिए एस्टेब्लिशमेंट ने किए हैं, उसमें उनकी अक्ल दानिश तो कहीं नहीं थी। अगर 14 में इस्तीफे देकर वापसी हुई है तो वो तो एस्टेब्लिशमेंट की ताकत पे हुई है। 22 में इस्तीफे देके वापसी नहीं हो सकी क्योंकि उसमें एस्टेब्लिशमेंट की ताकत नहीं थी। 18 के इलेक्शन में उनकी हिकमत, उनकी तो कोई समझदारी नहीं थी, वो तो टिकटें एस्टेब्लिशमेंट बांट रही थी, वो ला रही थी उन्हें इक़्तिदार में। इमरान खान ने अपने सर पे जो सियासत की है वो अप्रैल 2022 के बाद की है, और वो जो सियासत है उसको आप एनालाइज कर लें कि उसमें कितनी सियासत है और कितनी हमाकत है। उसके नतीजे में अगली सियासत और हमाकत का फैसला हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई कहे कि जी अप्रैल 2022 से पहले की सियासत का तजिया करे तो वो तो उसमें तो एस्टेब्लिशमेंट का तजर्बा, उनकी हिकमत, उनकी दानिश, उनकी ताकत मौजूद थी। जब वो सर से हटा है अप्रैल 2022 के बाद, तो उन्होंने क्या फैसले किए हैं वो हमारे सामने है, और उन्होंने खुद को कहाँ लाके खड़ा कर लिया वो भी हमारे सामने है। इसलिए मुझे उसके बाद तो नहीं लगता कि वो कोई सेंसिबल डिसीजन करेंगे, क्योंकि मैं इमरान खान तो फिर आपको पीटीआई इंटैक्ट नहीं नजर आती? नहीं, पीटीआई आपको इंटैक्ट रखने के लिए उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी। और राइट, इरशाद आरिफ साहब, आपका क्या तज्जिया है? आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरवाइव कर पाएगी? जिस तरह बड़ा कहा जाता था नून में से शीन निकल रही है, शीन में से नून निकल रही है, लेकिन अभी तक तो नून और शीन इकट्ठे ही हैं, वो नहीं हुआ। नहीं टूटी उस तरह पार्टी। हाँ, हमने माजी में देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ जो है वो निकली, लेकिन उसके बाद से वो स्टेबिलिटी है, लेकिन पार्टी फिर भी सरवाइव की। ये नहीं हुआ कि जैसे बिल्कुल पार्टी जो है वो ख़त्म हो गई। पीटीआई का फ्यूचर आपको क्या लगता है? देखें, बज़ाहिर तो ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त तमाम ज़मीनी कुव्वतें पाकिस्तान की वो चेयरमैन पीटीआई और पीटीआई के खिलाफ हैं, वो मुत्तहद भी हैं और पूरा जोर लग रहा है उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन अगर मैं माजी के तजर्बात की रोशनी में देखूं कि इसी तरह का इससे कम तर जोर लगा पीपल्स पार्टी के खिलाफ, मुस्लिम लीग नून के खिलाफ, लेकिन आज भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून मौजूद है, और जितनी किंग्स पार्टीज़ बनी जिनको ज़मीनी कुव्वतों की हिमायत हासिल थी, उनका नाम निशान कहीं नहीं है। कोई अगर है भी तो बस 2 सीटें, 4 सीटें, 3 सीटों से ज़्यादा की नहीं है। अगर तो बात है सिर्फ इस इलेक्शन की, तो वो तो मुमकिन है कि मैनेज कर लिया जाए, ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं कि इस पार्टी के बगैर या इस पार्टी को तोड़ फोड़ के अलग रख लिया जाए इलेक्शन से। लेकिन अगर मुस्तकिल कौमी सियासत की बात है और कौमी वफाद की बात है, तो मैं नहीं समझता कि सिर्फ इस तरह के फैसलों से या इस तरह की अंधी कुव्वत के इस्तेमाल से किसी ऐसी पॉलिटिकल फोर्स को ख़त्म किया जा सकता है जिसके बारे में गलत या सही अवाम की परसेप्शन ये बन चुकी हो कि उसके साथ ज़्यादती हो रही है और उसको मलियामेट करने की कोशिश की जा रही है, और उससे उसके जो जमहूरी हकूक़ हैं वो छीने जा रहे हैं। तो माजी का तजर्बा तो ये है, आगे अब इससे मुख्तलिफ बात होती है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान जैसे मुल्क में सब कुछ मुमकिन है, लेकिन मैं देखता हूँ कि जब मियां नवाज शरीफ साहब ने रज़ाकाराना जलावतनी सऊदी अरब की इख्तियार की थी और 8.5 साल तक मुल्क से बाहर रहे थे, तो यही लगता था कि बस उनकी सियासत ख़त्म हो गई, लेकिन उसके बाद वो वापस आए, वज़ीर आज़म बन गए। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी यही कहा जाता था। अब जब नवाज शरीफ साहब दोबारा यहाँ से मुल्क से गए हैं, लंदन गए हैं, तो तब भी यही था कि बस किस्सा तमाम हुआ, लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं है। तो यहाँ लेकिन आपको लगता नहीं है कि उसमें बिल्कुल बदलते हैं, लेकिन उसमें पीछे जो है वो कोई ना कोई जानशीन थे जो सियासत चला रहे थे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चेयरमैन के बाद आपको कौन लग रहा है जो सियासत चला रहा है? देखें, जब मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क से बाहर चले गए थे तो जिस आदमी को उन्होंने जानशीन मुकर्रर किया था वो भी जेल चले गए थे और गद्दारी और बगावत के केस में, लेकिन पार्टी मौजूद रही। हाँ, उस इलेक्शन में उसको महदूद कर दिया गया था 21 सीटों तक, लेकिन उसके बाद वो वापस आए और वज़ीर आज़म मुल्क के बन गए। ये जो चेयरमैन पीटीआई हैं वो तो मुल्क से बाहर गए ही नहीं है। उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है कि उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की तरह या नवाज शरीफ की तरह जलावतनी इख्तियार नहीं की, इसलिए उसकी वजह से उसका वोट जो है
वो तकसीम नहीं हो पाया। आज भी आप देखें कि ये जो दो पार्टियां वजूद में आई हैं, उसी पार्टी से उन्होंने जन्म लिया है ना, वो आपको कहीं नजर आ रही है? इतनी बड़ी लीडरशिप जो है वो अलग हुई तो मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन क्या वो आपको कहीं नजर आ रहे हैं? ये मुंह छुपाने वाले जो लीडर हैं, ये पार्टी से अलग हुए हैं ना, मुंह क्यों छुपा रहे हैं? चले ऑन दैट नोट एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मुज़म्मिल सूरवर्दी साहब की तरफ चलती हूँ। मुज़म्मिल साहब, नवाज शरीफ साहब की जहाँ तक वापसी का मामला है, किसी ने उनको रोका नहीं है, वो खुद ही जो है वो वापस नहीं आ रहे, लेकिन उनके पार्टी के लीडर्स जो हैं वो अब ये बात कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब भी ये कह चुके हैं कि जी हमें 16 सितंबर के बाद ही जो है वो कोई एक्सपेक्टेशंस हैं। लाइकवाइज खुर्रम दस्तगीर साहब भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि मौजूदा जो इस वक्त जुडिशरी है, हमें उससे कोई उम्मीदें जो है हमारी वाबस्ता नहीं हैं। ये तो एक चीज़ क्लियर है कि इसके बाद ही, जब सितंबर का वक्त गुजरेगा तो उसके बाद ही आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं क्या उनकी वापसी और जो चेयरमैन पीटीआई की जो सजाओं की बात हो रही है या उनका जो केसेस की है, जब तक उनका ये कहा जाता है कि उनके केसेस का फैसला नहीं हो जाता, जो कि कहा जाता है कि जी मंतकी अंजाम यही होगा कि अगर पलरे दोनों जो है वो आपने जो बैलेंस आउट करने हैं तो वो भी जेल में हो, तो कहीं ना कहीं ये इंटरट्वाइंड है दोनों चीज़ें जो है, उनकी वापसी और चेयरमैन पीटीआई की जो है वो सज़ा, मुमकिन सज़ा। इंटरकॉइन तो नहीं है। आप कह सकते हैं कि कोई टाइमिंग इकट्ठी लग रही होगी आपको, मतलब अगर चेयरमैन पीटीआई को सजा ना भी हो रही हो और इमरान खान और नवाज शरीफ को खुद को बेगुनाह साबित करने का मौका मिल रहा हो, तो क्या आप कह रही हैं कि नवाज शरीफ इसलिए खुद को बेगुनाह साबित नहीं करवाएंगे कि पहले इमरान खान को सजा दें फिर मैं खुद को बेगुनाह साबित करवाऊंगा? नहीं, मैं ये बात नहीं कर रही। मैं ये बात कर रही हूँ जहाँ मैं इंटरट्वाइंड होने की बात कर रही हूँ, क्योंकि बार बार जो है एनएसआर वो सितंबर की तब्दीली पे आ रहा है और ये इल्जाम लगता है इसलिए कि यकसा निजाम इंसाफ नहीं है। तो मैं यही बात कर रही हूँ ना, तो फिर इंटरट्वाइंड तो हुआ ना उस तरह के साथ इस मुल्क की अदलिया ने नाइंसाफी की है, इसमें क्या दो राय हैं? क्या मतलब आज तो सब कह रहे हैं कि पनामा में ज्यादती की गई है, आज तो सब कह रहे हैं कामा में ज्यादती की गई है, आज तो सब कह रहे हैं मॉनिटरिंग जज गलत था, आज तो सब कह रहे हैं, आज तो जो उस वक्त उसको ठीक कह रहे थे वो भी आज गलत कह रहे हैं। आज तो इमरान खान के मुकदमे में वो कह रहे हैं कि वो जो वाजिद जिया लग रहा है हमें, कल जो वाजिद जिया हीरो था, आज इमरान खान अपने मुखालफिन को वाजिद जिया कह रहे हैं, उसकी मिसाल दे रहे हैं। उन्होंने अपने वकील को रोका तो नहीं यार वाजिद जिया की मिसाल ना दें, वो तो हमारा हीरो है, उसने तो बड़ी शानदार इन्वेस्टिगेशन की थी। आज तो उसको विलन के तौर पे इमरान खान पेश कर रहे हैं अपनी अदालतों में, उनके वकील उसको विलन कह रहे हैं। तो इस मुल्क के अदालती निजाम ने नवाज शरीफ के साथ ज्यादती की है और वो ज्यादती आज तक कायम है। और मखसूस हामख्याल बेंचेस और जो रातों को पिटिशनें दायर होती हैं, सुबह को लग जाती हैं, मखसूस बेंच ही सारे केस सुनता है। 70 केस एक तरह के एक ही बेंच ने सुने हैं, बाकियों को एक एक केस नहीं दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है तो वो क्या करे, आकर दोबारा अपनी गर्दन इन्हीं हामख्याल जजेस के हाथ में दे दे कि आप एक दफा और काट दें। मेरा मतलब है कि यहाँ तो मेरा मतलब इमरान खान की नैब में गिरफ्तार हो तो गुड टू सी यू शुरू हो जाता है और बाकियों की 400 दिन बेल नहीं होती थी। उन्हें तो गुड टू सी यू नहीं कहा जाता था जब नैब गिरफ्तार कर ले। या हिदायतुर रहमान को अदालत के अंदर से गिरफ्तार करें तो सुप्रीम कोर्ट का अदल का निजाम हिलता नहीं है, लेकिन इमरान खान को गिरफ्तार कर ले तो अदल का निजाम हिल जाता है। तो इसलिए ये इस मुल्क में कोई एक निजाम इंसाफ ठीक तो नहीं चल रहा। इस वक्त तो एक मखसूस बेंच है जिसने पूरा निजाम इंसाफ हॉस्टेज किया है और उसके नतीजे में किसी को इंसाफ मिल ही नहीं सकता सिवाय इमरान खान के। खसूसी इंसाफ है तो कहते वो आ जाए, आकर अपनी गर्दन दोबारा इन जज इजाजुल हसन मुनीब अख्तर के हाथ में अपनी गर्दन दोबारा दे दें। क्या आप एक दफा और काट दें उसको?
ठीक, तो आप ये कह रहे हैं कि आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं जो PMLN में इस वक्त राय पाई जाती है कि नहीं, वो जब तो पूरी कौम मुत्तफिक है कि सुप्रीम कोर्ट के अपने सीनियर जजेस मुत्तफिक है। पूरी कौम तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी है। वो तो आप एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं। मेरे दो पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं जो इस कौम का हिस्सा है, मेरा नहीं ख्याल कि वो इससे मुत्तफिक है। इरशाद आरिफ साहब कह रहे हैं ज्यादती हुई है, कौन कह रहा है नवाज शरीफ के साथ ज्यादती नहीं हुई है? वो इंसाफ पर मबनी फैसला था जो उसके साथ हुआ। इरशाद साहब, अगर आप इस पे कुछ कमेंट करना चाहें। मुजम्मिल साहब कह रहे हैं जी पूरी कौम कह रही है कि गलत फैसला हुआ है नवाज शरीफ साहब के साथ, ये पूरी कौम का फैसला है इस वक्त। नहीं, गलत फैसला हुआ है तो वो वापस आए, वापस आके दोबारा अदालत से रिलीफ लें, वो उनका हक है, कानूनी हक है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका अपील पेंडिंग है। मरीम नवाज साहबा को रिलीफ मिल चुका है ना, इसी दौर में मिला है, वो कोई बहुत पुरानी बात तो नहीं है। इसी साल 2022-23 में उनको रिलीफ मिला है, तो नवाज शरीफ साहब को मिल सकता है, लेकिन वो आ नहीं रहे, कुछ और वजूहात से हैं। उनके जो ना आने की वजह है वो ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत फहमी है कि ये उमर अता बंदियाल की मौजूदगी की वजह से वो नहीं आ रहे। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो किसी और हवाले से हैं, और जब तक वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, मैं आपको बड़ी उसके साथ कर रहा हूँ कि वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हो तो नवाज शरीफ साहब बिल्कुल नहीं आएंगे। इलेक्शन के मौके पर भी नहीं आएंगे, इलेक्शन के बाद भी नहीं आएंगे। वो अपनी निजी महफिलों में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं और उनकी वजह से वो नहीं आ रहे, वरना वो अब आना चाहें। क्या तहफ़्फ़ुज़ात क्या है? पिछले साल आ जाते, इस साल आ जाते, तो उनको रिलीफ फौरन मिल जाना। ऐसी कोई बात नहीं। अगर बंदियाल साहब नहीं हैं तो फिर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैं कुछ बता नहीं सकता कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात, ये जो उनके करीब लोग हैं उनसे पूछें कि मियाँ साहब क्या इस वजह से नहीं आ रहे कि उमर अता बंदियाल बैठे हुए हैं। उमर अता बंदियाल क्या कर सकते हैं? आइन तोड़ दिया गया है, यहाँ उनके फैसलों को रद्दी में फेंक दिया गया। उन्होंने क्या कर लिया है? उनके ना आने की वजूहात कुछ और हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब इस मुल्क में आ चुके होते। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब साथ ही साथ खुर्रम दस्तगीर साहब तो यही बात कर रहे हैं कि जब तक ये मौजूदा जुडिशरी जो है वो मौजूद है, तब तक हम इंसाफ नहीं हमें मिल सकता। करीबी लोग हैं उनके। मैं इसका कुछ जवाब देना चाहता हूँ। मैं आती हूँ आपकी तरफ। मुझे कहा जी शाह साहब, जी नहीं, मैं सुना नहीं आपका सवाल। मैंने कहा कि खुर्रम दस्तगीर साहब और साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब तो कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि जो इस वक्त मौजूदा जुडिशरी है उसकी वजह से नहीं आ रहे। नहीं, मौजूदा जुडिशरी ने क्या तकलीफ दी है? कौन सा काम है मौजूदा हुकूमत का जो मौजूदा जुडिशरी के दौर में रुका है? मैंने मिसाल दी है कि मरीम नवाज साहबा को रिलीफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसी दौर में दिए है। उनकी जो अपील थी वो मंजूर हुई है, वो उनको केस से छुटकारा मिल चुका है। फिर आप कानून साजी कर चुके हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जो आपने कानून साजी की है उसके तहत उनकी जो नाअहली थी वो भी खत्म हो चुकी है। वजीर कानून तो हमें यही बता चुके हैं। उसके बावजूद अगर वो नहीं आ रहे तो उनके तहफ़्फ़ुज़ात कुछ और हैं। ये जो ये मुज़म्मिल साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, हो रही हैं, वो उसी हवाले से हो रही हैं। अच्छा, मुज़म्मिल साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। जी मुज़म्मिल साहब। इरशाद आरिफ साहब ने कहा है कि वो इलेक्शन पर भी नहीं आएंगे। 2018 में उन्हें सजा हुई थी और उन्हें एयरपोर्ट से उन्हें पता था कि मैं एयरपोर्ट पे उतरूंगा और गिरफ्तार हो जाऊंगा, और वो गिरफ्तारी नहीं आ गए। बात तो पूरी कर लेने दें इरशाद आरिफ साहब, बात तो पूरी कर लेने दें। मैं आपकी बात पे बिल्कुल नहीं बोला, आप मेरे फिक्रा तो पूरा कर लेने दें। मैं पूरी आपकी बात मैंने सुनी है, आप दूसरे को पूरा फिक्रा नहीं बोलो ना करें ना, मुझे मुझे बात तो करने दें ना, आप बात तो करने दें। आप तो जुबानबंदी शुरू कर देते हैं। अच्छा, हुजूर मुझे मिसकोट ना करें, कमाल ये तो मेरा हक है ना, मुझे मिसकोट ना करें। मेरी मौजूदगी इलेक्शन में भी नहीं आएंगे। नहीं, वो ये कह रहे हैं मुज़म्मिल साहब, वो ये कह रहे हैं, मैंने कहा वो पिछले इलेक्शन में आगे जेल जाने के लिए। मुज़म्मिल साहब वो ये कह रहे हैं अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात कहीं और से जो बकौल इरशाद आरिफ साहब हैं वो कह रहे हैं तब नहीं आएंगे। तहफ़्फ़ुज़ात इरशाद आरिफ साहब बता भाई, पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से सारे सब कह रहे हैं इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और PMLN तो इकट्ठे हैं। मसला तो सिर्फ जुडिशरी का है। क्या जुडिशरी प्रॉब्लम में नहीं नजर आ रही इस वक्त? एक तरफ खड़ी हुई थी पार्लियामेंट, एक तरफ है एस्टैब्लिशमेंट, एक तरफ है और चंद मखसूस हमख्याल जजेस एक तरफ है। सबको नजर नहीं आ रहा है इस मुल्क में। मगर क्या बात है ना,
वो तो 2018 में गिरफ्तारी देने आ गए इलेक्शन के मौके पर, वो इलेक्शन क्यों मिस करेंगे? अच्छा, ब्रिगेडियर साहब कुछ रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं? जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, बात यह है कि 18 में जब आए थे, ही हैड टू कम टू पाकिस्तान, 1 महीने में अपील दायर करनी थी, दैट वाज द रीजन ही हैड टू कम। सेकंड बात यह है कि इस वक्त बजाय के वो यूरोप के चक्कर जो लगा रहे हैं, ही शुड कम टू पाकिस्तान। अगर क्या होगा मुझे बताएं, सारे केसेस तो खत्म हो गए हैं, हमदा शहबाज, मेयर शहबाज शरीफ, उसके बाद मरियम नवाज, कैप्टन सफदर, वही केसेस में आके इनको रिलीफ मिल जाएगा। सारे केसेस तो इनके कोर्ट ने इनको इनकी फेवर में कर दिए हैं। और उसके बाद अगर जब आते हैं तो अगर एक हफ्ते के लिए 10 दिन के लिए वो जाती में जाके कैंप, इनकी हुकूमत अपनी कैंप जेल बना देते हैं इंटीरियर मिनिस्टर, तो उसके बाद केस इनको रिलीफ मिल जाएगा। कम से कम आके अपने लोगों को बताएं कि सर नाउ ही इज बैक फॉर इलेक्शंस। आप आते हैं नज़दीक से और वापस यूरोप चले जाते हैं, तो आप इंप्रेशन क्या अपने लोगों के ऊपर छोड़ रहे हैं? एक तो ये बात है जो हमें समझने की बात है। सेकंड उसके बाद ये है कि अब इस स्टेज के ऊपर ये इंप्रेशन जाना है कि पीएमएलएन अपनी मर्जी की हाजत करी, इसको वॉश अवे करना चाहिए। क्योंकि देखिए, इमरान ने तो बेइंतहा गलती की है। इमरान आई वुड से पीटी के चेयरमैन जो है, ही इज नॉट अ डेमोक्रेटिक लीडर। आपने असेंबली से रिजाइन कर दिया, ही शुड हैव नेवर रिजाइन। आज लीडर ऑफ अपोजिशन होते और बैठ के निगरां वज़ीर-ए-आज़म के लिए आप हुकूमत से बात कर रहे होते। आपने पंजाब असेंबली तोड़ दी, आपने केपीके की असेंबली तोड़ दी। 14 मई को फैसला हो गया कि बजट के बाद वो असेंबली टूट जाएंगी, आप वहाँ पर हट गए। सो आपने अपने रास्ते में तो खुद कांटे चुने हैं ना, तो इसलिए। और फिर उसके बाद एक नैरेटिव वाले बिल्कुल लिए फौज के खिलाफ, मीर जाफर, मीर सादक, एनिमल्स होते हैं न्यूट्रल, जनरल बाजवा, फिर एक 2 स्टार डेकोरेटेड मेजर जनरल के बारे में बातें की, फिर आपने एंड में नासिरुद्दीन को ब्लेम कर दिया। सो आपने अपने लिए तो खुद प्रॉब्लम, फिर आपने जाके 9 मई को जो आपने किया कल्मिनेट कर दिया। तो इसलिए नाउ इज द टाइम, अगर आपको पार्टी से हमदर्दी है, देन दिस इज द ओनली आंसर कि आप अपने आप को साइड पे करें फॉर द टाइमिंग, गिव पार्टी भागदौड़ किसी और को, ताकि पार्टी इलेक्शन की रिवाइव और कर सके। बट आई डोंट थिंक वो मजहब ये बात नहीं कहते हैं कि वो इसमें नहीं आएंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले ये बात बहुत हो रही थी कि नवाज शरीफ साहब जो है वो वापस क्यों नहीं आ रहे, यूएई तक वो चले जाते हैं लेकिन पाकिस्तान नहीं आते। इरशाद आर साहब, इस पे ये भी तो कहा जा सकता है, और कुछ इस किस्म की जो अब आजकल आर्टिकल्स आ रहे हैं उससे भी नज़र आ रहा है कि कुछ बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो लॉबिंग जो है वो हो रही है, जिसके नतीजे में इन्वेस्टमेंट भी जो है वो पाकिस्तान में कहा जा रहा है आ रही है, बिकॉज ये कहा जाता है कि पीएमएलएन के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं जीसीसी ममालिक, और बिलखुसूस सऊदी अरेबिया के हवाले से बहुत बातें की जाती हैं। आप क्या इस पे कहेंगे? नहीं, वो देखिए, मैं बात जो कर रहा हूँ वो ये है कि नवाज शरीफ साहब के ना तो मुझे आने पर एतराज़ है और ना आने पर मुझे कोई मसला है। मैंने जो बात की है, ये तो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ना कि वो इसलिए, पहले था कि बीमार हैं इसलिए वो नहीं आ रहे, अब है कि वो जुडिशरी उनके हक में नहीं है इसलिए नहीं आ रहे। कल को जब ये 15 सितंबर गुजर जाएगी, अगर खुदा न खास्ता वो ना आए, किसी वजह से ना आ पाए, तो एक नया नैरेटिव बना दिया जाएगा। वो ये सारे काम जो दुबई में बैठ के कर रहे हैं वो पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में आके भी कर सकते हैं। मैंने सिर्फ वो बात की है जो मैंने खुद सुनी है उनके अपने करीबी साथियों से कि मियां नवाज शरीफ साहब के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर नहीं हुए, तो उसकी वजह से वो आने में ताख़ीर हो रही है। जब वो तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो जाएंगे तो फिर वो आ जाएंगे। ये जो आपको बार बार सुनने को मिलता है कि इलेक्शन 6 महीने आगे चले जाएंगे, उसकी रीज़न क्या है? 8 महीने आगे चले जाएंगे, उसकी रीज़न भी वही है कि मुमकिन है उस वक्त तक ये मामला ठीक हो जाएं। और कुछ लोग तो ये अब दबी ज़ुबान में कहने लगे हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब अगर नहीं आते, इलेक्शन कैंपेन को लीड नहीं करते, तो उनके लिए, उनकी जमात के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि पहले जो था उनका नैरेटिव एक मौजूद था जो बहरहाल आवाम को अटैक कर रहा था। उस नैरेटिव से मुस्लिम लीग महरूम हो चुकी है। अब 1.25 साल का मलबा है महंगाई का, बेरोज़गारी का, बदअमनी का और बाकी जो मामलात हैं, तो उसको सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब ही
कंपेन को लीड करके कुछ न कुछ अपने कारकुनों का हौसला बढ़ा सकते हैं, उनमें जोश पैदा कर सकते हैं और कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं। और ये बात सोची जा रही है क्योंकि मरियम साहिबा ने जो साल 1.5 साल सियासत की, उसके कोई खातिर ख़ार नतायज नहीं मिले मुस्लिम लीग को। शहबाज शरीफ साहब तो बिल्कुल ही और तरह के पॉलिटिशियन हैं, उनकी कोई पब्लिक पॉपुलैरिटी वाला मामला नहीं है। तो अब तो मुस्लिम लीग की ज़रूरत है कि मियाँ साहब आए, लेकिन मियाँ साहब अगर ताख़ीर कर रहे हैं और मियाँ साहब इसको समझते हैं कि मेरे बगैर मुस्लिम लीग को आगे कराना मुश्किल है, तो उसकी वजूहात हैं और उस पर वो उनकी लीडरशिप ही सोच विचार कर सकती है। हमें आपस में लड़ने की क्या जरूरत है? नहीं, हम तो नहीं लड़ रहे, बिल्कुल नहीं लड़ रहे। हम तो अपना जो है आपस में तज्जिया जो है वो शेयर कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ, फिर मुज़म्मिल साहब की तरफ जाऊंगी। ये जो बात हो रही है कि हुकूमत में कौन आता है, उसमें अमेरिका, अब चाइना और उसके बाद सऊदी अरेबिया का बड़ा जो है वो एक कलीदी किरदार होता है। और मियाँ साहब की जो ये विजिट्स हैं जीसीसी के ममालिक में, बिलखुसूस यूएई और सऊदी अरेबिया में, उसमें कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉबिंग भी हो रही है। आर्टिकल्स भी इस किस्म के सामने आ रहे हैं जिसमें ये प्रेजेंट किया जा रहा है कि PMLN के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वो एक होप के तौर पे उनको जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है। क्या लॉबिंग हो रही है और क्या वो काम आ रही है? देखें, ये जो ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में ज़ाहिर है इनकी लॉबी स्ट्रॉन्ग है। पहले भी 10, 8, 9 साल रह के आए हैं और वो वहाँ पर है कि जी वैन ही काम तो इन्वेस्टमेंट भी होती है, डेवलपमेंट भी होती है और पीसफुल एनवायरनमेंट्स होती हैं, जिसकी वजह से वो अभी वहाँ पर जाके अपनी लॉबिंग कर रहे हैं। लेकिन ये लॉबिंग वो पाकिस्तान में बैठ के करेंगे तो ये उनके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। सेकंड बात ये है कि इसको ये सोचना नहीं चाहिए हमें, अमेरिका ये डिसीजन जहाँ भी हो आप फैसले पाकिस्तान में करें, पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी इंटरेस्ट में करेंगे तो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। अदरवाइज अगर आप उनके मर्जी के फैसले करेंगे, ना आप CPEC बना सकेंगे, ना आप कश्मीर के मामले में कुछ कर सकेंगे, ना आप तरक्की कर सकेंगे। सो अभी जिस तरीके से एक माहौल बना हुआ है नए प्राइम मिनिस्टर के साथ कि जी वो दे आर ऑल टुगेदर, दे वांट रियली इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दे वांट पाकिस्तान पुट ऑन द राइट पाथ, ताकि इकोनॉमिक तरक्की करेंगे तो हम दुनिया की आंखों में आंखें डाल के अपने मुल्क के मफादात में फैसले करेंगे। ये करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप बैठें, मुल्क में नेशनल कंसेंसस करें जिस तरीके से अभी चल रहा है। फौज भी उसमें आना चाहिए। आसिम मुनीर ने बड़ा क्लियरली पार्ट कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम कशकोल तोड़ देंगे और पाकिस्तान की बड़ी कयूर कौम है, सब चीज़ें वो बात कर रहे हैं। आई थिंक इसको लेके आगे चलना चाहिए, बजाय इसके हम कहीं और से कहीं जी कि हमें उधर सपोर्ट है, इधर ये वक्त गुजर चुके हैं। अब पाकिस्तान की आवाम में भी बहुत अवेयरनेस आ गई है। आप पुरानी पॉलिटिक्स का काम खत्म करने का है जो आपके चेयरमैन माजरत के साथ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में ही होने चाहिए, पाकिस्तान कौम को समझ आ गई। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करें तो इस वक्त भी जो सामने जो लो हैंगिंग फ्रूट है आपका, वो आपकी GCC कंट्री से ही मुंसलिक है, वो आपकी इन्हीं कंट्री से मुंसलिक है। और उनके बारे में ये कहा जाता है, जो एक डार साहब की बात हो रही है कि वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर आ सकते हैं, वो भी ये है कि GCC इज़ वेरी कंफर्टेबल विद हिम। अगेन PMLN कनेक्शन। हाँ नहीं, देखें वो GCC बिल्कुल कहीं से कंफर्टेबल है PMLN से, और यही वजह है कि वो चाह भी रहे हैं कि ये इनकी पार्टी आ जाए और आके दोबारा रिवाइवल इकोनॉमिक रिवाइवल करें। डेवलपमेंट तो करते हैं, वो तो आपको नज़र आ रहा है कि काफ़ी डेवलपमेंट पहले भी हुई है। और अगर ये भी गारंटी, मेरे ख्याल में 15-20 बिलियन डॉलर की और इन्वेस्टमेंट आने वाली है। दैट इज़ द रीज़न कि इकोनॉमिक ये जो चेंजेस की जा रही हैं, रिफाइंड ऑयल रिफाइनरी आ रही है, उसके बाद $3 बिलियन की एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो रही है, $3 बिलियन की आपकी डिफेंस प्रोडक्शन के अंदर आ रही है, उसके बाद और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। द पर्पज इज कि दे वांट स्टेबल पाकिस्तान, स्टेबल क्रेडिबल पाकिस्तान, और उसमें फौज के साथ सपोर्ट के साथ हो कि जी वो दे फील के फौज। अच्छा, आपका यही पॉइंट आगे लेके चलती हूँ। दे वांट स्टेबल पाकिस्तान, और ये कि हम दे के इमदाद दे के जो है वो तंग आ गए पाकिस्तान को अपने पाँव पे जो है वो खड़ा होना चाहिए। स्टेबल पाकिस्तान लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मुज़म्मिल सुहरवर्दी साहब, अगेन मेरे सामने एक वो आर्टिकल पड़ा हुआ है जिसमें बार बार जो है वो प्रेजेंट किया जा रहा है जो PMLN की लीडरशिप है कि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं GCC के साथ, सऊदी अरेबिया के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और वहाँ से जो है वो इन्वेस्टमेंट आएगी और ट्रस्ट भी वो इन पे ही किया जाता है, इन पे ही करते हैं। उसी तनाजुर में मैं आपसे जो बात कर रही थी, जो ये लॉबिंग हो रही है, क्या इससे कोई काम आ रहा है? ये लॉबिंग जो है वो काम आ रही है PMLN के? देखें, एक बात आपको हमें समझनी होगी कि हमारी बहुत बड़ी लेबर फोर्स GCC कंट्रीज में है,
और हमारा जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का पैसा है ज्यादा जो है वो जीसीसी कंट्रीज से आता है। इस मुल्क में एक वजीर आजम आ गया जिसने पहले तो शॉफर डिप्लोमेसी करके ठीक है मोहम्मद बिन सलमान और शेख मोहम्मद की गाड़ी चलाई, लेकिन बाद में यूएन में जाके महातीर मोहम्मद के साथ अरबों के खिलाफ ब्लॉक बनाने लग गया और जहाज भी मोहम्मद बिन सलमान का था जिसपे वहां गया हुआ था। उसके नतीजे में अरब हमसे नाराज हो गए और जो वो सारी मोहब्बत थी वो खत्म हो गई कि आप ओआईसी के मुकाबले पे आपको ये पता ही नहीं था कि महातीर तो 3 महीने का मेहमान है, वो तो अकेला आदमी है, पीछे पार्टी कोई नहीं है, उसकी छुट्टी हो जानी है, मलेशिया में थे। आप उसके साथ मिलकर मोहम्मद बिन सलमान और शेख मोहम्मद के खिलाफ ब्लॉग बनाने दुनिया में चले थे और कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मलेशिया में महातीर मोहम्मद के साथ मिलके, जिसके अपने कोई पाँव नहीं थे मलेशिया में। आज उनका नाम नहीं है मलेशिया में, वो इक़्तिदार से 3 महीने बाद हट गए वहां से। तो और उसका नतीजा पाकिस्तान ने बहुत भुगता। वो जो एक जाहिलाना डिप्लोमेसी थी उसके नतीजे में पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ और उसके नतीजे में वो नुकसान हमने भुगता है। आज हम वो रिपेयर कर रहे हैं। हमने वो नुकसान CPEC में भी भुगता है, हमने वो नुकसान GCC कंट्रीज में भी भुगता है। हम ट्रंप की कैंपेन में पैसे लगाने लग गए ये सोचे बगैर कि जो बाइडेन आ जाएगा तो क्या होगा। आप मेरी बात नहीं समझ रहे। जैसे हमने पहले साइबर में आपकी बात बिल्कुल समझ रही हूं और हमें ये पता ही नहीं था, बाद में अमेरिका के कदमों में आप जाके बैठ जाएंगे। तो पाकिस्तान को पिछले 4 साल में फॉरेन डिप्लोमेसी में बहुत नुकसान पहुंचाया गया है। हर बार हमारा वजीर खारजा आके हमें बता देता था कि हमारे फैटफ में काम तो सारे पूरे हैं, लेकिन भारत की सफारतकारी की वजह से हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सके। भाई निकल गए ना, उसके बाद कहाँ गई भारत की सफारतकारी? हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकल गए। हर बार आके शाह महमूद कुरैशी साहब ये बयान देते थे कि हमने पूरा कर दिया है, लेकिन भारत ने की लॉबिंग की वजह से हम निकल नहीं सके। तो ये तो इस मुल्क के सफारतकारी के साथ होता रहा है। अगर कोई 4 मुल्कों के साथ ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं और दुनिया को ये नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में इस्तेकाम आ गया है, और वो जो एक जमात जिसने पाकिस्तान में अदम इस्तेकाम पैदा किया हुआ था 2014 से, चाहे उसे इक्तदार में रख लें चाहे इक्तदार से निकाल दें, दोनों सूरतों में अदम इस्तेकाम है। आप इमरान खान को वजीर आजम बना लें या लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बना लें, वो मुल्क को अदम इस्तेकाम में ही रखेंगे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इस्तेकाम वापस आ रहा है और दुनिया को भी समझ आ रही है कि अब वो वापस नहीं आएगा, तो दुनिया वापस पाकिस्तान की तरफ देख रही है। तो इसमें कोई लॉबिंग या परेशानी वाली बात तो है नहीं, अच्छी बात है। चलें, परेशानी की तो बिल्कुल बात नहीं है, लेकिन एक सवाल था सिर्फ कि लॉबिंग जो है वो जाहिर है तमाम पार्टीज अपने लिए करती हैं। जहां जहां आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है वहां पार्टीज पाकिस्तान के लिए लॉबिंग है। कोई अपने तो नहीं पैसे मांग रहा ना, जाके कोई शौकत खानम के चंदे तो नहीं अरबों से ले रहा। चले अगर कोई नमल यूनिवर्सिटी के चंदे तो नहीं मांग रहा, जो मांग रहा है पाकिस्तान के लिए मांग रहा है। चले अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा, शारजा के रियल स्टेट में पैसे तो नहीं अपने लिए भी शायद कुछ जो है वो जो कहा जा रहा है कि अपने लिए भी कुछ गारंटीज जो है वो मांगी जा रही हैं। तो ये तो ना कहे कि अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा है, सिर्फ मुल्क के लिए मांग रहे हैं। लॉबिंग तो हो रही है उस तरफ भी। मुज़म्मिल सुब्रवती साहब बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इरशाद आरिफ साहब और बगीर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम को वक्त दिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट।